रशियन लड़कियों के साथ रशियन 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 धज्जियाँ उड़ा रखी है तुमने अपने इंडियन कल्चर की यार। रशियन टर्म से भाई साहब प्रोस्टिट्यूशन झलकने लग गया इंडिया के अंदर, तुम्हारे को पता हो तो। इंडियन बंदा दूसरे देशों में ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए निकलता है तो मेजोरिटी लोग भाई लड़कियों के पीछे घूमते हैं। अगर तुम लड़कियों को अपने थंबनेल और वीडियो से निकाल दो तो तुम्हारा करियर खत्म है भाई साहब। मैं विश्व गुरु देश का नागरिक हूँ, मेरी इज्जत नहीं की जा रही, मेरे पासपोर्ट को ऐसे जूमर से स्कैन किया जाता है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इंडियन पासपोर्ट वीक होने के पीछे, यूक्रेन वाला वॉर हुआ था तो इंडियन एम्बेसी ने ही कितने सारे स्टूडेंट की हेल्प करी थी, इंडियन एम्बेसी ने ही कितने सारे अपने नागरिकों को दूसरे देशों से निकाला था। और आज भी इंडियन एम्बेसी भाई साहब बहुत सारे ऐसे काम करती है जो भाई साहब हमारे को सेफ रखते हैं दूसरे देशों में भी। मुस्लिम जो टॉपिक है भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, पर फिर भी मैं इस पे बोल रहा हूँ। वहाँ पे चाइना में मुस्लिम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है भाई, कभी कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में नहीं बोलता। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं हूं अभी न्यूयॉर्क और आप मेरे पीछे देख रहे हो भाई साहब न्यूयॉर्क की स्काई लाइन, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और भाई आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए खड़ा हूँ भाई, जो कि है इंडियन पासपोर्ट। अभी तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर कोई भाई अपना पासपोर्ट दिखा रहा है और बोल रहा है इंडियन पासपोर्ट वीक, मैं विश्व गुरु देश का नागरिक हूँ और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। तो आज हम 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे भाई कि इंडियन पासपोर्ट वीक क्यों है, क्या इंडियन गवर्नमेंट भाई हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग को अच्छा कर सकती है, तीसरा कि भाई अगर हमारा इंडियन पासपोर्ट वीक है भी तो उससे हमारी आम लोगों की ज़िंदगी पे कितना इफेक्ट आता है। तो सबसे पहली चीज़, इंडियन पासपोर्ट वीक क्यों है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इंडियन पासपोर्ट वीक होने के पीछे, वो है भाई साहब इल्लीगल इमिग्रेशन। चाहे वो तार के नीचे से आने वालों का जो डोंकी लगाते हैं, या फिर जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं फिर इधर आके भाई साहब इल्लीगली रुक जाते हैं। सिर्फ यूएस में नहीं, दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री में जिनकी भाई साहब इनकम इंडियन जो लोग हैं उनसे ज़्यादा है, मतलब पर कैपिटा इनकम अगर देखें, यानी जो कमाई है वो ज़्यादा है। चाहे वो भाई साहब एशियन कंट्री होगी, जापान, चाइना, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया में भी लोग रुक जाते हैं भाई साहब इल्लीगली। और चाहे वो यूरोप हो गया, चाहे यूएस हो गया, चाहे कनाडा हो गया। और यूएस कनाडा काफ़ी फेमस है इल्लीगली के मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई लाखों रुपए दे के आते हैं और हर साल आते हैं भाई, बल्क में आते हैं ऐसे पूरे के पूरे भाई साहब, मतलब परिवारों को की ज़िंदगी भाई साहब ताक पे रख के और भाई अपने परिवारों को पीछे छोड़ के। अब ये जो चीज़ है ना इल्लीगल इमिग्रेशन, इसकी वजह से भाई साहब देश का नाम ख़राब होता है। इसकी वजह से ये जो बड़े देश हैं इनको लगता है, पहली बात तो ये बड़े देश क्या होता है, बड़े देश नहीं भाई, जो डेवलप्ड देश हैं इनको लगता है कि भाई जो इंडियन सिटीजन हैं वो अगर उनके लिए वीज़ा आसान कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे, मास इमिग्रेशन करेंगे। मास इमिग्रेशन क्या होता है, जब बड़े लेवल पे भाई बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश में जाना स्टार्ट करते हैं इल्लीगली। इल्लीगल अब क्या वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इल्लीगल क्या होता है भाई, अगर तुम बगैर किसी मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो किए हुए किसी देश में एंटर कर रहे हो, चाहे वो तार के नीचे से कर रहे हो, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आके इधर भाई साहब डंप हो जा रहे हो, मतलब आए घूमने का नाम लेके और यहाँ से वापस गए नहीं, या फिर तुम स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो फिर वापस नहीं गए, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और इसी को बोलते हैं भाई साहब इल्लीगल इमिग्रेशन। और ये हमारी देश की सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है पासपोर्ट रैंकिंग में। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई पासपोर्ट इंडेक्स पे हमारा पासपोर्ट वीक है। हाँ भाई बिल्कुल वीक है, और कारण इसका यही है, मैं मानता हूँ बिल्कुल हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो वीक है। अगर हम पासपोर्ट इंडेक्स में देखें काफ़ी ज़्यादा लो रैंकिंग है हमारी। और अब बात करते हैं क्या इंडियन गवर्नमेंट भाई इस पासपोर्ट रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकती है। कई बार हमें लगता है ना कि भाई मोदी आ गया तो उसकी वजह से हमारी रैंकिंग ख़राब होगी, या फिर कांग्रेस थी उस टाइम पे हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी। भाई देखो एक बात समझो, जो इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ था ना, जो इल्लीगल इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ था भाई, वो ब्रिटिशर्स के टाइम से हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लोगों को भाई साहब दूसरे देशों के अंदर ले जाके दिखाया कि भाई ये कितने साफ़ सुथरे देश हैं। तो लोगों के अंदर हुआ कि भाई हम भी देश छोड़ देते हैं, थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने तब जाना स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे बात समझ में भी आती थी कि भाई हमारा देश काफ़ी वीक था उस टाइम पे, पोजीशन काफ़ी वीक थी। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्ट किया, स्पेशली जो सबसे पहले इमिग्रेशन स्टार्ट किया था आई थिंक पंजाब से हुआ था, जहाँ पे पंजाबी लोग जाते थे और उधर जाके मैरिज वगैरह करके वहाँ की लड़कियों से और फिर वहाँ पे रुक जाते थे। ऐसा कुछ सीन स्टार्ट हुआ था। बाकी अच्छे से तुम्हारे को जानना तो भाई गूगल पे चले जाना, बहुत सारी तुम्हारे को डिटेल्ड इसके बारे में जानकारी तुम्हारे को हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब उस टाइम का तो समझ में आता है। और अभी के टाइम पे भाई साहब जिसको देखो भाई, चाहे वो लायक है चाहे वो नालायक है, हर कोई भाई साहब यहाँ पे आना चाहता है और यहाँ पे रुक के डॉलर में कमाना चाहता है, ताकि वो भाई साहब
अमीर बन के। सोशल मीडिया पे भी सेम एक सिनेरियो बना हुआ है, जिसको देखोगे भाई तुम, वो मस्टैंग के साथ, लैम्बोर्गिनी के साथ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फ़ोटो खिंचवाता है, जो कि नॉर्मल यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी तुम जब आओगे ना रियल में और घूमोगे लोकल एरियाज़ में, तो तुम्हारे को भाई ऐसी गाड़ियाँ रेयर देखने को मिलेंगी, और इससे ज़्यादा तो इंडिया में भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, मीन्स वो गाड़ियाँ इतनी आम भी नहीं है जितनी नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं। नॉर्मली भाई लोग इसी चीज़ से इंस्पायर होकर दूसरे देशों की तरफ रुख करते हैं। लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए इधर आते हैं, बट भाई सच्चाई जो है, जो तुम्हारे को नहीं बताई जाती, वो ये है, जो लोग इलीगली इधर इमिग्रेशन करते हैं, इधर आते हैं, रुकते हैं, वो लोग भाई अपनी ज़िंदगी को ना काटते हैं। कैसे काटते हैं बताता हूँ। जब तुम इधर इलीगली आते हो ना, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे को पासपोर्ट मिल जाएगा, तुम्हारे को पीआर मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जब तुम लोग इधर आते हो ना भाई, तो तुम लोगों को यहाँ पे मतलब कैसे बताऊँ मैं, स्ले होते हैं ना, ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है भाई। तुम्हारे को बहुत दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, पता नहीं कितने महीने के लिए तुम्हारे को शेल्टर्स में डाल देंगे, तुम्हारे को ऐसे होल्ड पे रखेंगे, चलो ठीक है भाई देखते हैं इनका क्या करना, आ तो गए, काइंड ऑफ जेल ही होगी भाई वो। ठीक है, फिर उससे निकलने के बाद भाई तुम्हारे को कहीं जाके भाई साहब असाइलम वगैरह की परमिशन मिलेगी, चलो ठीक है भाई तुम यहाँ पे आ गए इलीगल तरीके से, और तुम्हारे को हम रख लेते हैं। और जो लोग यहाँ पे आते हैं ना इलीगल तरीके से, वो हमारे देश की बदनामी करते हैं, बुराई करते हैं कि भाई जो इंडिया है ना, वहाँ पे हमारी जान को खतरा था। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। कोई हो सकता है भाई बोल दे कि पॉलिटिकल असाइलम चाहिए मुझे, मेरी जान को वहाँ पे खतरा है, मैं छोटी जात का हूँ, या फिर मेरे को वहाँ पे मारने की धमकी मिली हुई है, वहाँ की गवर्नमेंट मेरे को मार देगी। मतलब इन शॉर्ट इंडिया की बदनामी करी जाती है कि हम वहाँ पे सेफ़ नहीं है, तब जाके तुम्हारे को यहाँ पे असाइलम मिलता है। अब असाइलम मिलने के बाद क्या सीन स्टार्ट होता है भाई, सब खेल स्टार्ट होता है तब से। यहाँ पे तुम्हारे को काम करने की परमिशन मिल जाती है। मेरे ख्याल से छोटा मोटा काम तुम कर सकते हो 4-5 घंटे, और अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन कर सकते हो। मीन्स वो छोटे मोटे कामों में क्या आते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप, ठीक है, डिलीवरी वगैरह, कहीं पे झाड़ू पोछा मारना, कहीं पे टॉयलेट वगैरह साफ़ करना, बर्तन भांडे साफ़ करना। मीन्स जो छोटे लेवल के काम होते हैं ना स्टार्टिंग में, तुम्हारे से वही करवाए जाते हैं। और ये तो उन लोगों की बात है जो असाइलम लेते हैं, और जो लोग असाइलम नहीं लेते वो लोग काम करते हैं भाई साहब अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के तरीके से। कैसे समझाता हूँ थोड़ा सा। जो काम 500 रुपये में होता है ना, वो काम उनसे 250 रुपये में, 200 रुपये में करवाया जाता है। ठीक है, यानी कम वैल्यू मिलती है। और बहुत सारे लोग जो इधर इलीगली आते हैं, जो सोचते हैं कि पैसा कमा लें, साल 2 साल 4 साल बस आगे काम करें, पैसा जोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जिनका शॉर्ट टर्म विजन होता है। और इन्हीं लोगों की वजह से भाई साहब देश का नाम खराब होता है। फिर यहाँ के जो इमिग्रेशन लॉज हैं, वो हमारे को थ्रेट मानते हैं अपनी कंट्री के लिए कि भाई ये इंडियन सिटीजन है, इनका कोई भरोसा नहीं, ये हमारे देश में आके रुक जाएंगे, इलीगली इमिग्रेट हो जाएंगे, जिससे इनकी जॉब्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब लोग तुम्हारे को समझ नहीं आएगा कि जॉब पे कैसे इफेक्ट आएगा। जॉब पे इफेक्ट इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे भाई साहब मैंने अभी बताया, कोई प्लम्बर है $100 लेता है भाई एक काम करने का, किसी की टूटी बदलने का। अब इंडियन लोग जो इधर आएंगे उसी काम को भाई साहब $10, $20, $50 में कर देंगे। 50 तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, इससे भी कम में कर देंगे। ठीक है, तो इससे यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए भी ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन हो। और अभी कुछ लोग ना यहाँ पे ज्ञान झाड़ने आएंगे कि भाई अमेरिका में सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अमेरिकन्स ही हैं, है ना, साउथ अमेरिकन्स हैं, कोलंबिया से, मैक्सिको से। भाई मैं एक देश की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बड़े लेवल की। जब तुम बड़े लेवल पे देखते हो तो दुनिया भाई साहब मतलब लीड करता है सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर ऑफ जनरेशन की, जनरेशन बोल रहा हूँ पॉपुलेशन की। ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा मतलब आबादी वाला देश है वो हमारा देश है। तो जब तुम चेक करोगे ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलीगल इमिग्रेशन, मास इमिग्रेशन होता है, वो इंडिया, चाइना, इन एशियन कंट्रीज से ही होता है, जिन्हें हम जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट्स की वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की है भाई। तो हमारे देश की बदनामी हमारे इंडियन सिटीजन्स ने कर रखी है, इसलिए हमारा पासपोर्ट वीक है। ना कि भाई मोदी की वजह से, ना कि भाई कांग्रेस की वजह से, ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप की वजह से। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हमारे पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर है उसकी वजह से अच्छी हो जाएगी। हाँ 19-20 फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अच्छी नहीं होगी। कारण बताता हूँ क्यों। जिन देशों ने हमारे को वीज़ा ऑन अराइवल दे रखा है, क्या उन देशों में हम अच्छे से मतलब अपने रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। वहाँ पे भी जाके हम ई वीज़ा लेके जाते हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल जाते हैं, वहाँ पे भी रुक जाते हैं हम काम करने के लिए। और वहाँ पे जाते हैं तो हम गंद खिंदाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इंडियन मेंटलिटी है कूड़ा कचरा फैलाने की। मेजॉरिटी लोग भाई साहब बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। दूसरे देशों में जाएंगे, सबसे घटिया चीज़ मेरे को लगती है भाई, लोग उधर जाएंगे तो लड़कियों को ताड़ेंगे, है ना, हमेशा गंदी नज़र से देखते हैं। मोस्टली हर किसी की बात नहीं कर रहा मैं, मैक्सिमम लोगों की
की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऐसा करते हैं। कहीं पे चले जाओ, अभी थाईलैंड का तुम हाल देखो भाई साहब, क्या हाल मचा रखा है। हर जगह तुम्हारे को इंडियन दिखेंगे और भाई साहब वहाँ पे कोई रूल वगैरह, कोई रेगुलेशन वगैरह, कुछ भी चीज़ आपको वहाँ पे लोग फॉलो करते हुए नज़र नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमारे इंडियन पासपोर्ट पे फ़र्क आता है। और भाई इंडियन गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकती है। तुम्हारे को लगता है कि इंडियन पासपोर्ट पे अगर चिप आ जाएगी तो हमारा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कुछ लोग बनाते हैं ना मुद्दा, हमारा पासपोर्ट वीक है, आज तक चिप नहीं दे पाया। भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चिप से, ठीक है, आई बात समझ में। क्योंकि तुम्हारे पासपोर्ट पे चिप आ भी जाएगी ना, तभी भी मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन इमिग्रेशन होता है, इंडियन लोग जाके रहते हैं, वो देश फिर भी आपका इंटरव्यू लेंगे एंट्री के टाइम पे। जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा क्यों आए हो, किस लिए आए हो, रिटर्न फ्लाइट दिखाओ, ये दिखाओ। ये चीज़ बदलने वाली नहीं है अगर चिप आ गई भी तो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे को भाई ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा लो है, उससे नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ता है। भाई हर दूसरा बंदा, हर यूट्यूब पे जो नया नया इन्फ्लुएंसर बना है, वो बंदा भाई साहब पासपोर्ट को इधर लाता है और दिखाता है मैं विश्व देश, क्या बोलते हैं वो, विश्व गुरु, हाँ मैं विश्व गुरु देश का नागरिक हूँ, मेरी इज्जत नहीं की जा रही, मेरे पासपोर्ट को ऐसे जूमर से स्कैन किया जाता है। एक बंदा तो सैलरी देने की भी बात कर रहा था एम्बेसी वगैरह को, मतलब इतना वीक है पासपोर्ट। भाई रोना रो रहे हो तुम लोग। अभी ना नंबर्स पे बात करते हैं। तुम्हारे को पता है पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनको ट्रैवल करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं? भाई साहब ये नंबर जो महज लगभग 400 लोगों का है, जिनमें से इंडियन बंदा एक भी नहीं है। अभी नए नए कुछ बंदे हैं जो ट्रैवल करना स्टार्ट करे हैं, वो लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की, उनके भी मैं रिप्लाई करूँगा। उन लोगों ने बोल दिया कि भाई हाँ इंडियन पासपोर्ट वीक है, क्योंकि उन्होंने रियली फेस किया भाई कहीं पे कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, तो लोगों ने उसका मुद्दा बना दिया। अब हर वो बंदा जो नया नया ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है, इवन कुछ लोग तो ऐसे जो घर से मोहल्ले को भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वो लोग वीडियो बना रहे हैं इंडियन पासपोर्ट वीक, ठीक है। अब इससे फ़र्क कितना पड़ता है भाई? इंडियन पासपोर्ट के वीक होने से एक आम जिंदगी पे इंडियन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया घूमना इतना आसान नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट के भी भाई 30% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, और वो भी कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ में जाते हैं अपने बिजनेसेस के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, ठीक है। पर वहीं पर अगर हम बात करें कि जो इंडियन लोग हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब दुनिया को घूमना अफोर्ड कर सकते हैं? भाई मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग, मतलब एक थाईलैंड जाना भी मतलब वो कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, विजिट करना अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब तुम समझ के देखो यार, आज तक 400 लोग घूमे हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से इंडियन बंदा एक भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है जो तुम लोग ये वीडियो बना रहे हो, अगले 10 साल के लिए तुम्हारे पास फ्री टाइम है और पॉकेट में 1-2 करोड़ रुपया पड़ा है कि भाई तुम दुनिया घूम लोगे? तो भाई ये वहम है। बेफालतू में अपने देश की बदनामी करने से अच्छा है कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने में लगाओ। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, नए नए चाइना जाएंगे और चाइना जाके भाई साहब हमारे देश की बदनामी करना स्टार्ट करेंगे। ये देखो चोंगचिंग में इस फ्लोर पे हूँ, मैं उस फ्लोर पे हूँ, ये बिल्डिंग देखो, वो बिल्डिंग देखो। भाई तुम्हारे को दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भाई साहब जो दूसरी कंट्री हैं जिनमें तुम जाके बड़ाई कर रहे हो, वो भाई साहब डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब समझ आता है? अगर इंडिया डिक्टेटरशिप पे आ जाए तो पता है हम भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं। अब चाइना के केस में ग्रोथ कैसे हुई तुम्हारे को पीछे का पता है? कभी तुम ट्रैवल किया कि भी आम लोगों से बात करी तुम लोगों ने? कभी नहीं करी। बड़े बड़े शहर में जाओगे, सिटीज़ में जाओगे, ट्रैवल करोगे और भाई गुणगान कर दोगे। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर बड़े देश में बिल्डिंग है बड़ी बड़ी तो वो देश बहुत बड़ा है, बट भाई वो इतना बड़ा हुआ कैसे? ये चीज़ भी तो देखो ना। इतनी ग्रोथ, उनकी इतनी मैसिव ग्रोथ हुई कैसे, वो भी तो देखो ना। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है भाई जब गवर्नमेंट कोई नया रूल पारित करती है तो उसको कोई अपोज नहीं कर सकता, जो अपोज करेगा उसको उठा के जेल में डालेंगे। ये काम इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले अगर डिक्टेटरशिप कंट्री हमारी हो जाए ना, अगर हमारा देश डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाए डेमोक्रेटिक से, तो सबसे पहले जितने रोडों पे भिखारी बैठे हैं सबको उठा के भाई सब ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ से उनका ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जो लोग तुम ये वीडियोस बना रहे हो भारत की बदनामी का, सबसे पहले अगर हम डिक्टेटरशिप कंट्री में अगर तब्दील हो जाते हैं तो सबसे पहले तुम्हारे मुंह बंद होंगे। तुम्हारे को कट्टे बोरियों में डाल डाल के इंडियन गवर्नमेंट भाई
कहीं पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगी। ये होती है डिक्टेटरशिप। अगर ऐसा डिसीजन कहीं इंडिया में ले दिया जाए ना भाई, पता नहीं कितने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तुम ये भी तो समझा करो। तुम्हारे को पता है चाइना में जो आम गांव के लोग हैं वो शहर में फैमिली के साथ कभी शिफ्ट नहीं कर सकते। अब कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे, ये क्या बता दिया भाई। मैं चाइना में 30 डेज रहा हूँ और लोगों के लोकल घरों में भी रहा हूँ। तुम काउच सर्फिंग से जाते होगे, मैं रैंडम किसी गाँव में जाके रहा हूँ लोगों के साथ। वहाँ पे लोग कैमरा पे आने से डरते हैं। मैंने कुछ फोटोज भी डाल लिए फैमिलीज़ के साथ। अगर तुमने मेरा इंस्टाग्राम ना देखा हो तो कभी स्क्रॉल करके देखना। मैंने उनसे बात करी है, मेरे को तब पता चला कि वहाँ पे इतना तगड़ा सीन है। गांव का आदमी, चाइना के गांव का आदमी, वो कभी भी अपनी फैमिली को ले जाके शहर में नहीं बसा सकता लॉन्ग टर्म के लिए। वो अफोर्ड भी नहीं करता भाई शहर में जाना। शहर अच्छे हैं भाई, कभी चाइना के गांव भी विजिट करना तुम। जो असली रूरल गांव है ना, कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे ढंग से घर भी नहीं बने हुए, लोगों को पता भी नहीं है एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है। अब बात मुस्लिम्स की भी कर लेते हैं। अब मुस्लिम जो टॉपिक है भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, पर फिर भी मैं इस पर बोल रहा हूँ। वहाँ पे चाइना में मुस्लिम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है भाई, कभी कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में नहीं बोलता। इंडिया में अगर कुछ छोटा सा भी चेंज आ जाए ना तो लोग वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ भाई समझो, ठीक है। देश जो हमारा है भाई वो सबको साथ लेके चल रहा है, इसलिए हम पीछे हैं। होता है ना कि हमारा परिवार 10 लोगों का है, जिसमें से 2 लोग इतने वीक हैं कि वो नॉर्मली पैदल चलने में भी असमर्थ हैं, और हमारी तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो पैदल चलने में भी असमर्थ हैं। उनके अंदर भाई साहब ना तो थोड़ा सा दिमाग कि वो ना ये चाहते कि भाई हम ग्रोथ करें। उनका माइंडसेट ये है कि भाई बस तड़की सांझ का खाना मिल जाए, बस यही उनका माइंडसेट है। और यही रीज़न हम पीछे हैं। कितने सारे लोग हैं जो रोड के ऊपर हैं, जो नहीं कमाना चाहते भाई साहब, कितना ही समझा लो। कुछ लोग बोलेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। भाई जो तुम कमेंट कर रहे हो ना, तुम बताओ ढंग से कब पढ़े। अब तुम कहोगे एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, मैं मानता हूँ कुछ कमियाँ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बट इतना भी ख़राब नहीं है कि हम ग्रोथ ना कर पाएँ। एग्जाम्पल देने को भाई मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सुंदर पिचाई को जानते होगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही निकला है। उसको छोड़ो, मेरे को देखो भाई, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा हूँ। अगर किसी को वहम हो तो मैं अपनी मार्कशीट तक दिखा सकता हूँ तुम्हारे को। मैं कति गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा उड़ा आदमी हूँ भाई। मैं भी आड़े न्यूयॉर्क खड़ा हूँ, ठीक है। नू नहीं कि मैं आड़ा आके कुछ काम करूँ तो भाई इस बारे में न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। भाई मैं इंडिया में ही सेटल्ड हूँ, इंडिया से ही पैसा कमाता हूँ, और मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं विदेश आ गया। और ना मेरी कोई फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है भाई तुम्हारे को लगा कि मैं किसी करोड़पति फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट ये है कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी, मेरे को था कि मेरे को अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो मैं फाइनली खड़ा हूँ और इतने सारे देश विजिट कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। 2 साल में 35 देश में कवर कर चुका, और मैंने आज तक कोई रेसिज्म फील नहीं किया किसी कंट्री में। आज तक किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से फालतू सवाल नहीं पूछे। रीज़न बिहाइंड भाई हमारे अंदर लैक ऑफ सिविक सेंस है। जिन लोगों के साथ रेसिज्म होता है, नए लोग, रेसिज्म किसके साथ होता है, किसके बारे में पता लगता है तुम्हारे को? तुम देखोगे यूट्यूबर्स का पता चलता है कि यूट्यूबर के साथ रेसिज्म हो गया, या फिर किसी नए बंदे के साथ हो गया, उनके साथ रेसिज्म होता है। कारण बताता हूँ क्यों। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन पासपोर्ट भाई साहब जो हैती जैसी कंट्री है वहाँ पे भी हमारे को ना एंट्री देने से डिनाई कर दिया। एक चीज़ बताता हूँ, हैती कंट्री के बारे में कितने लोगों को पता था कि भाई हैती नाम की कंट्री है, और कितने लोग सोचते थे कि भाई हम वहाँ पे जाके ट्रैवल करेंगे। भाई वो लोग टूरिस्ट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के जो देश हैं वो टूरिस्ट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। उनका सिस्टम इतना करप्ट है कि उन लोगों को भाई साहब अपना जीवन यापन करने के लिए घूस का सहारा लेना पड़ता है, और इसलिए वो तुम्हारे को परेशान करते हैं ताकि तुम्हारे से घूस ऐड सके और उनकी पॉकेट में कुछ डॉलर्स जा सकें, ताकि वो अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सकें। और भाई यूट्यूबर की ना आदत होती है कंटेंट ढूंढना। मतलब किसी भी यूट्यूबर को देखना, वो तलाश में रहेगा किसी के साथ बहस हो, किसी के साथ फालतू बोला जाए और मैं उस पर वीडियो बना के वायरल हो जाऊँ, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। कारण यही है बस भाई कि वहाँ पे घूस के चक्कर में उनको थोड़ा बहुत परेशान किया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही किया जाता है, और भी बहुत सारी नेशनलिटी के लोग हैं जो भाई साहब वहाँ पे हराश किए जाते हैं। चाहे वो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट को लेके, भाई यूएस के पासपोर्ट की बात कर ले, जर्मनी के कर लो, ढेरों वीडियो पड़े हैं भाई। तुम ढूंढोगे ना यूट्यूब पे, गूगल पे, तुम्हारे को आराम से मिल जाएंगे। मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है भाई सच्चाई। अब बात करते हैं कि भाई ये सिनेरियो ऐसा बन क्यों रखा भाई। इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो 150 करोड़ से ज़्यादा है, जो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाती है भाई। हर यूट्यूबर, हर इंस्टाग्राम वाला बंदा, हर विदेशी जब भी इंडिया में आता है कूड़ा कचरा दिखाता है, उसका कारण यही है भाई कि जब वो इस तरह का वीडियो डालता है तो इंडियन ऑडियंस और उनको हेट करने वाले लोग ट्रिगर होते हैं, और जिनसे उनको मैसिव व्यूज़ मिलते हैं। अगर वो अंग्रेज़ अपने देश का कूड़ा दिखाए तो भाई इनके देशों की आबादी इतनी नहीं है, अगर है भी तो लोग इतना सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते। मैं यूएस में पिछले 25 दिन से हूँ भाई, और मैंने अभी तक कोई सिंगल बंदा टिकटॉक बनाता हुआ, यूट्यूब वीडियो बनाता हुआ
नॉर्मली नहीं देखा, रेयर देखा मैंने, रेयर। यही कारण है भाई यहाँ के लोगों के यूट्यूब नहीं चलते, कभी सोशल मीडिया नहीं चलता, और वो उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए एशियन कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। और उनमें से सबसे बड़ा नाम भाई साहब इंडिया। पाकिस्तान को कोई नहीं जानता भाई, पाकिस्तान को लोग इंडिया के बगल वाले देश से जानते हैं, इसलिए लोग आते हैं हमारे देश पे वीडियोस बनाने, कूड़ा दिखाने। तुम्हारे को क्या लगता है हमारा देश इतना बेकार है? मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना भाई, तुम उस सोसाइटी को विजिट करो, तुम्हारे को कूड़ा दिख जाए तो। मैं अपने शहर जाऊँगा बहुत जल्दी, और तुम्हारे को अपने शहर के रोड, अपने शहर के एरिया जहाँ पे हम रहते हैं वो कितने साफ़ है ये दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को। तुम बता नहीं सकते कि वो इंडिया या बाहर का है। और भाई मैं बहुत ज़्यादा रिच बंदा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं ऐसी सोसाइटी अफोर्ड करता हूँ, और इसीलिए मैं वहाँ पे भाई साहब इतनी तारीफ़ करता हूँ। कूड़ा कचरा कहाँ पे देखने को मिलता है? गरीब लोगों के आसपास। हमारे देश में गरीबी क्यों है? क्योंकि हम नहीं चाहते ग्रो करना। जो बंदा भाई हमारे देश में बस शाम का प्लान करते हैं लोग कि दारू का पौवा मिल जाए, बस रेडी चलाने वाले ये जितने भी होते हैं, गुटखा वटका खाते हैं जो, इनका बस एक ही दिन का विज़न होता है कि बस शाम को मुर्गा बन जाए, बस उनकी शाम की डिश में भाई साहब मुर्गा हो और चावल हो, मछली हो, एक पौवा दारू हो। ये मेंटेलिटी रखने वाले लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं शहरों के आसपास, लोगों से भीख मांगने के लिए, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उन लोगों की वजह से देश खराब है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो भाई साहब नहीं चाहते ग्रोथ, ना देश की ना खुद की। वो लोग चाहते हैं कि सब तो कर रहे हैं हम भी कर दे, कुछ चेंज नहीं लाना चाहते भाई, सिर्फ कंप्लेन करने बैठ जाते हैं। और घर बैठ के भाई साहब किसी देश की बुराई करना आसान है, मतलब कंपैरेटिव अगर वो लोग भाई मेहनत करें, सफाई करें, अपने आसपास की सफाई करें। तुम्हारे को पता है हमारे देश में ऐसा माइंडसेट है लोगों का, अपने घर के सामने कूड़ा ना हो दूसरे के सामने फेंक देंगे, और यही कारण है भाई हमारे देश में सफाई नहीं हो पाती। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे देश में डस्टबिन नहीं है? बहुत सारी जगह पे डस्टबिन होते हैं, तुमने देखा होगा कितनी सारी जगह पे डस्टबिन होते हैं, बट लोग नहीं यूज़ करते भाई उनका। तुम जैसे लोग भी भाई साहब कूड़ा ऐसे बोझ के फेंक देते हो, नीचे गिर जाए तो कभी डस्टबिन में नहीं डालते होगे। बहुत कुछ रेयर लोग जो भाई साहब जिनका ज़मीर जिंदा है, वो लोग कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं। और आबादी का ये फ़ायदा उठाने के लिए भाई साहब हमारे जो इंडियन यूट्यूबर है, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं जो भिखारिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, ये लोग व्यूज़ के चक्कर में, इंडियन ऑडियंस के चक्कर में भाई साहब ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि इंडिया को बदनाम भी कर दिया जाए और इंडिया से पैसा भी कमा लिया जाए। जैसे बहुत सारे बड़े यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने खूब बुराई करी है, डेली बुराई करी है इंडिया की, और वो लोग नहीं चाहते भाई बिल्कुल भी अब उनका देश ग्रो करे। मतलब कमियां बताना एक अलग बात होती है भाई साहब, रोना बहुत गलत बात होती है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज उनको लगेगा कि मैं उनको इसलिए वैल्यू कर रहा हूँ ताकि भाई मैं उनसे व्यूज छाप सकूँ, पैसे छाप सकूँ। तो भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा यूट्यूब वायरल होगा तभी मैं पैसा कमाऊँगा। मैं कैपेबल हूँ भाई, मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ इंडिया में रहते हुए, मुझे व्यूज़ के चक्कर में नहीं चाहिए। मैं चाहता तो मैं भी गालियाँ बक सकता था इस वीडियो में, बहुत सारी गालियाँ ऐसी गंदी दे सकता था सिर्फ व्यूज़ के लिए, मैंने नहीं दी। और भाई ये सच्चाई है, जो लोग इंडिया को बदनाम करते हैं वो व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए ही करते हैं। एक इंडियन यूट्यूबर था भाई, वो गया हैती जाने के बाद उसको प्रॉब्लम आई तो उसने बता दिया कि भाई विश्व गुरु देश का पासपोर्ट है, हम बोलते हैं विश्व गुरु हैं, और हमारा पासपोर्ट इतना वीक है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ ने एंट्री करने से डिनाई कर दिया। अब उस बंदे ने जो प्रॉब्लम फेस की, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया था एक पॉजिटिव वे में, बट उसका लोगों ने फ़ायदा उठाया। और ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उन्होंने इस टॉपिक को मुद्दा बना दिया। फिर कुछ लोगों को पता चला जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने फिर इसको और बड़े लेवल पे मुद्दा बना दिया। नहीं तो यार सोच के देखो कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है कि पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी है, कितने लोग भाई साहब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, कितने लोग घूमते हैं इंडिया में जो बाहर जाते हैं। मैं भाई सीरीज मतलब एक डाटा बताऊँ ना, अकॉर्डिंग टू मेरी ऑब्जर्वेशन भाई मुश्किल से 5-10% लोग ऐसे होंगे जो बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत सारी कंट्रियों में। अदरवाइज़ थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनसे बाहर इंडियन ट्रैवलर नहीं जाते। बहुत लिमिटेड नंबर लोग आते हैं भाई साहब यूएस और जो यूरोप है यहाँ पे ट्रैवल करने, क्योंकि यहाँ पे विजिट करने के लिए एक अच्छा खासा पैसा लगता है। मतलब बंदा यार इतना अफोर्ड नहीं करते इंडिया के अंदर कि भाई हर रोज़, हर देश, हर दिन ऐसे 24 घंटे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई हमारी पासपोर्ट रैंकिंग से एक आम जीवन शैली पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो वीक होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ा। तो इसको मुद्दा मत बनाओ।
ठीक है, पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ानी है तो उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करो जो लोग भाई साहब इलीगल मास इमिग्रेशन करते हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाके दूसरे देशों में रहते हैं, उनकी बेइज्जती करो भाई। तब जाके तुम उनके तो इंटरव्यू लेते हो, उनको तो ऐसे ग्लोरीफाई करते हो कि भाई वो तारों के नीचे से आया। मैंने देखे ऐसे कुछ यूट्यूबर जो भाई इलीगल इमिग्रेंट्स के वीडियो बनाते हैं और लास्ट में बोलते हैं भाई वेल डन, बहुत बढ़िया, अपनी जर्नी बताओ ताकि और लोगों को पता चले। भाई उनको ग्लोरीफाई मत करो, उनके तो मुँह पे बोलो भाई तूने हमारे देश की बदनामी करी है, तू भाई घटिया बंदा है, क्योंकि देश को बदनाम करना देशद्रोह है भाई। और जो लोग इलीगली इमिग्रेट करके आते हैं, असाइलम लगाते हैं, जिन लोगों के पास यूएस सिटीजन होने के पासपोर्ट मिल जाते हैं यूएस सिटीजन बनने के बाद या फिर यूरोपियन सिटीजन बनने के बाद, जो इलीगल लोग थे भाई वो अपने देश की बुराई करके, अपने देश से दगा करके यहाँ पे सिटीजन बने हैं। भाई तुम्हारे को पता है जो यहाँ पे दूसरे देशों में आते हैं, जिनके पास पासपोर्ट होते हैं, पासपोर्ट आने के बाद भी भाई साहब वो इंडिया विजिट नहीं कर सकते। तुमने देखा हो कितने सारे फैमिलीज़ हैं भाई जिनके बच्चे दूसरे देशों में तारों के नीचे से आए और आने के बाद भाई वो यहाँ पे बस गए और वो अपने परिवारों से डिटैच हो गए और वो कभी वापस भारत नहीं जा सके। और उसकी वजह से जो उनके पेरेंट्स थे, उनके माँ बाप थे भाई, वो अपने घरों में सड़ के मर गए। जो कोठियाँ दिखाते हैं ना बना के, भाई विदेश आने के बाद हमारे बंदे ने, हमारे बच्चे ने कोठी बना दी, बंगला बना दिया। उन्हीं कोठियों में मैंने ऐसे फैमिलीज़ देखे हैं, ऐसे मम्मी पापा देखे उन बच्चों के जो असमर्थ हो जाते हैं अपना बच्चा बाहर जाने के बाद और कीड़े पड़ के मर जाते हैं। भाई मरने के बाद हफ्तों तक पता नहीं रहता कि वो जिंदा है या मर गए। और फिर पड़ोसी भाई साहब फ़ोन करके इमरजेंसी लाइंस पे या फिर कुछ अच्छे लोग जो उनका दाह संस्कार करते हैं भाई, और जो वो बच्चे यहाँ पे आके लाखों रुपए कमाते हैं, वो लोग भाई इमरजेंसी सिचुएशन में अपने घर नहीं जा सकते। मतलब इतना गंदा काम है भाई, पर इसको ग्लोरीफाई किया जाता है भाई। हर बंदा ऐसे थपकी मार के बोल देता कि भाई मैं आ गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई सेम ऑन यू। इलीगल इमिग्रेशन बहुत गलत है भाई हमारे देश के लिए। और भाई आई एम ए प्राउड इंडियन, और भाई मेरे को गर्व है अपने देश पे। हमने जीरो से उठ के इतनी मेहनत करी कि आज हम भाई जाने जाते हैं दूसरे देशों में, तो इस चीज़ का भाई गुमान किया करो। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और भाई, एक यूट्यूबर है जिसने भाई साहब एक वीडियो बनाया था कि जो इंडियन एम्बेसी है वो यूज़लेस है भाई साहब, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंप्रेशन था हमारे भारत देश के लिए। अब वो बंदा भाई साहब एक ऐसे देश में गया वो जो कि बिल्कुल भी मतलब सेफ़ नहीं है, बिल्कुल उस देश में जाने के लिए जो एडवाइजरी हैं बहुत सारे देशों की, वो टूरिस्ट की फेवर में नहीं है, बट फिर भी उन्होंने वो देश ट्रैवल किया। और मान लिया ट्रैवल किया, भाई तुम टूरिस्ट हो, तुम ट्रैवल करते हो, तुम एडवेंचर करते हो, तो भाई तुम्हारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम किसी देश में जाओ तो अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म करो कि भाई मैं इंडियन टूरिस्ट हूँ और इस देश में आया हूँ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को रीच करूँगा, ये मेरा नंबर है, ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि तुम कहीं पे अटक जाओ तो वो तुम्हारी हेल्प कर सके। अब नॉर्मली तुम बताओ मेरे को, तुम्हारे पास कोई बंदा फ़ोन कर रहा है रैंडम, एक बार किया, 2 बार किया, तुम कितना एंटरटेन करते हो किसी नए नंबर को, करते हो कि नहीं करते हो? तो भाई नॉर्मल है ये, किसी के पास फ़ोन आया, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा उसी टाइम उठेगा या नहीं उठेगा। भाई बहुत सारे और भी काम होते हैं। इंडियन एम्बेसी दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका ध्यान रखो, भाई वहाँ पे और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनके अंदर उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ एक गलत एक्सपीरियंस हो गया तो तुम भाई साहब पूरी एम्बेसी को ही सैलरी बांटने की बात करने लग जाते हो। बहुत गलत बात है भाई ये। मैं मानता हूँ बिल्कुल भाई प्रॉब्लम आई तुम्हारे साथ, बट उसके पीछे रीज़न क्या था और भी क्या प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो सकती थी, तो तुमने कभी उसके बारे में सोचा? मैंने एक बात बताई, जो नए यूट्यूबर होते हैं या पुराने यूट्यूबर भी होते हैं भाई, वो लोग भी डिपोर्ट हो जाते हैं। कारण बताऊंगा, पहले वाला टॉपिक कब कंप्लीट करता हूँ। तुम लोग भाई साहब कहीं पे भी जाके वीडियोस बनाते हो, थोड़ा सा भी सेफ नहीं रहते हो, ठीक है, किसी के भी मुंह पे कैमरा घुमा देते हो। भाई तुम्हारी फेस अगर कोई इंडिया में रिकॉर्ड करे ना, तो सबसे ज़्यादा मिर्ची तुम्हारे पिछवाड़े में लगेगी सबसे पहले। कोई नॉर्मल बंदा तुम्हारी वीडियो बनाने लग जाए तो भाई तुम कैसे ये एज्यूम कर सकते हो कि तुम किसी का भी वीडियो बना लोगे? और भाई कोई बंदा, हर कोई बंदा इतना अच्छा नहीं होता कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उस बंदे ने किसी पुलिस वाले को रिकॉर्ड किया और उसके बाद फिर उसके साथ बहस भी कर रहा है। वो चाहता तो वहीं तो उस टॉपिक को ख़त्म भी कर सकता था। चलो ठीक है, उसके बाद भी सीन स्टार्ट हो गया, उनको अरेस्ट कर लिया, पुलिस बुला के ले गई, वो पुलिस वाला था। उसके बाद भी वो बंदा पुलिस वाले के कैबिन में रिकॉर्ड कर रहा था चोरी छुपे। भाई जस्ट इमेजिन, उसको पता चल जाता और 2 पुड़िया ड्रग्स की तेरे बैग में डाल देता, तो इंडियन एम्बेसी भी तेरे को भाई साहब 2, 4 साल, 5 साल तक निकाल नहीं पाती, तुम्हारे को पता हो तो भाई हम खुद लैक ऑफ सिविक सेंस, लैक ऑफ भाई साहब रूल्स को इन्फॉर्मेशन ना रखने की वजह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में आते हैं। बहुत सारे लोगों के मैं वीडियोस देखता हूँ, ऐसे वीडियो बनाएंगे, अर्मेनिया में हमारे को एंट्री देने से रोक दिया, हमारे पासपोर्ट को ऐसे स्कैन करके देख रहे थे, मतलब ऐसे वीडियो बनाने लग जाते हैं।
वो कारण यही है भाई, तुम एम्बेसी वाले एरिया में, एम्बेसी बोल रहा हूँ, इमिग्रेशन वाले एरिया में तुम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते वीडियो। वहाँ पे हर किसी भी देश में जाना तुम, वहाँ पे लिखा होता है कि भाई वीडियो नहीं बनानी, फ़ोटो नहीं बनानी है, फ़ोन कॉल अपने नहीं उठाने हैं, साइलेंट कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है भाई। वहाँ पे तुम वीडियोस रिकॉर्ड करते हो और इसीलिए तुम्हारे साथ रेसिज्म होता है, इसीलिए तुम्हारी बेइज्जती होती है। और यू गाइज डिजर्व भाई, तो आप लोग डिजर्व करते हो भाई ये चीज़, ये रेसिज्म तुम डिजर्व करते हो, ताकि क्योंकि तुम रूल फॉलो नहीं करते। तुम्हारे फेस पे कोई वीडियो बनाए, तुम्हारे ऑफिस में आके कोई वीडियो बनाए, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो इसलिए रेसिज्म होता है भाई तुम्हारे साथ, ठीक है। मैं तो लास्ट में भाई यही कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा किसी देश में जाओ तो थोड़ा सा एक अच्छे सिटीजन के जैसे, एक अच्छे आदमी के जैसे बिहेव किया करो, ताकि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। और बड़े यूट्यूबर्स ने कुछ टॉपिक्स बना दिए, वीडियोस बना दी, वो वायरल होगी, उसके बाद फिर कुछ ऐसे नए नए जो लोग वायरल होना चाहते हैं, ढूंढ ही रहे हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, उनको फिर एक नया टॉपिक मिल जाता है सक्सेस होने का, तो उसी टॉपिक के ऊपर वो वीडियोज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर सोशल मीडिया पर अनपढ़ होगी कमी नहीं है, बूम आग लगती है और वायरल हो जाता है। फिर एक सिनेरियो बन जाता है इंडियन पासपोर्ट वीक, इंडियन पासपोर्ट वीक। तो ये है भाई सच्चाई। और वो भाई जो हमारी एम्बेसी को यूजलेस बता रहा था, वो बंदे को ये नहीं पता भाई, जब यूक्रेन वाला वॉर हुआ था तो इंडियन एम्बेसी ने ही कितने सारे स्टूडेंट की हेल्प करी थी, इंडियन एम्बेसी ने ही कितने सारे अपने नागरिकों को दूसरे देशों से निकाला था। और आज भी इंडियन एम्बेसी भाई साहब बहुत सारे ऐसे काम करती है जो भाई साहब हमारे को सेफ रखते हैं दूसरे देशों में भी। आई बात समझ में? तूने चौकड़ी लगा के वीडियो बना दिया एम्बेसी यूजलेस, भाई उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लोग बोलते हो कि भाई मैंने इतने देश घूम लिए, मैं तुम्हारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आप बोल रहे थे। मतलब भाई कहाँ से इंटेलिजेंट है भाई? जो इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, वो अपनी हद में रहता है, अपनी मर्यादाओं में रहता है भाई। बोलने का तरीका उसका अलग होता है। पर तू भाई उनको सैलरी बांटने की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? मैं सैलरी दूंगा तुम्हारे को, मैं दूंगा तुम्हारे को फ़ोन, मैं कराऊंगा रिचार्ज। भाई तू कौन होता है सैलरी देने वाला? तू थोड़े दिन पहले भीख मांग रहा था भाई अंटार्कटिका जाने के लिए कि मेरे पास पैसे कम हैं, आप गाइज मुझे सपोर्ट करो, मैं अंटार्कटिका जाऊंगा, और तू सैलरी देने की बात कर रहा है। भाई वही है कि मैं गलत लगूंगा तेरे को, क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ भाई। मैं छोटा यूट्यूबर भले ही हूँ, बट एक देश का नागरिक हूँ। तूने टैक्स भरना पिछले 1-2 साल से स्टार्ट किया होगा, मैं पिछले 7 साल से टैक्स भर रहा हूँ, और जितना तू कमाता होगा ना इतना मैं टैक्स भर चुका हूँ। कभी तू बोले मेरे को व्यू चाहिए इसलिए मैं तेरे पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं तेरा नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कंट्रोवर्सी तेरे साथ में, पर तू समझ गया होगा अगर तेरे सामने ये वीडियो आई होगी तो। अब इतना सब बता ही रहा हूँ तो भाई मैं इंडियन ट्रैवलर्स की एक सच्चाई भी बता देता हूँ। ट्रैवल के नाम पे भाई साहब गंद खिंडाया जा रहा है दूसरे देशों में जाके। जो भी बंदा, इंडियन बंदा दूसरे देशों में ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए निकलता है तो मेजॉरिटी लोग भाई लड़कियों के पीछे घूमते हैं। उनके थंबनेल्स में होता है इसने मेरे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, इसने मतलब इंडियन बंदे इस लड़की को ऐसे लगते हैं। मतलब यार तुम कैसे वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, तुम कैसी ट्रैवलिंग कर रहे हो? तुम्हारे सारे वीडियो भाई साहब लड़कियों के चुगरदे होते हैं। अगर तुम लड़कियों को अपने थंबनेल और वीडियो से निकाल दो तो तुम्हारा करियर खत्म है भाई साहब, बिल्कुल खत्म है। तुम्हें कोई नहीं देखने आता। तुम जो लड़कियों के साथ घूमते हो, जो लड़कियां दिखाते हो, वो लोग लड़कियां देखने आते हैं। अगर तुम्हारे को वहम हो कि तुम्हारे 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 4 मिलियन है, तो भाई तुम्हारा वहम है, वो गंद देखने आते हैं, ठीक है। और तुम गंद परोस रहे हो, तुम और देश को बचाने की बात करते हो भाई। तुम्हारा सारा कंटेंट गू है, गू भाई, बात समझ में? तुम्हारे किसी वीडियो का थंबनेल भाई साहब बगैर लड़की के चल ही नहीं सकता। तुम अपने वीडियो स्क्रॉल करके देखना। एक बंदा मेरे को बोल रहा था मेरी एक वीडियो पे आके कमेंट करके कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि इतना खर्चा हो गया, फलाने बंदे ने तो 30 लाख रुपए में 100 कंट्रियाँ कर ली। भाई उसके वीडियोज उठा के देखना, वो वीडियोज कैसे बनाता है, ठीक है भाई साहब। उसकी शक्ल से ही पता लगता है कि वो किस टाइप का बंदा है। मतलब बगैर लड़कियों के उसका कंटेंट चलता ही नहीं। कहीं जाओ लड़कियां, इसने मेरे को पप्पी देने की कह दी, इसने मेरे साथ सोने को पूछ लिया, इसने मेरे साथ शादी करने को पूछ लिया, इसने मेरे साथ नहाने को पूछ लिया। ऐसे वीडियोस होते हैं भाई। कहीं नॉर्मल लड़की उस लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। दूसरे देशों में लड़कियां नॉर्मली लड़कों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हैं और इधर कपड़े वपड़े थोड़ा कम ही पहनते हैं, तो उन्हीं को थंबनेल्स में यूज़ किया जाता है। इवन मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं, जो भी बंदा रशिया जाएगा, रशियन लड़कियों के साथ रशियन 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 धज्जियाँ उड़ा रखी है तुमने अपने इंडियन कल्चर की यार। मतलब क्या रशियन रशियन, तुमने एक ही इमेज बना रखी है कि भाई इतने रुपए में रशियन, जहाँ पे भी जाओगे रशियन। रशियन टर्म से भाई साहब प्रोस्टिट्यूशन झलकने लग गया इंडिया के अंदर, तुम्हारे को पता हो तो। यार मत किया करो ऐसी हरकतें, और तुम देश का नाम बदनाम करते हो भाई। और तुम्हारे साथ अगर रेसिज्म होता है
तो भाई मैं सबसे पहला बंदा हूँ जो ताली बजाऊंगा। तुम्हारे साथ रेसिज्म होना भी चाहिए क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो। आई बात समझ में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई सिंगापुर का वीज़ा सबसे दुनिया का स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, उनको तो पूरी देश में वो कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब वीडियो देखी मैंने, काफ़ी सारे लोग बताएंगे सिंगापुर के लोगों के पास हर देश का एक्सेस है। भाई एक्सेस मीन्स ये नहीं है कि वे मुंह उठाओगे कितने भी चले जाएंगे। हर देश की भाई सब गाइडलाइन होती हैं। किसी दूसरे देश में किसी को एज ए टूरिस्ट बुलाता है तब, और वो गाइडलाइंस हमेशा पढ़ के जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम किसी देश में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो और वहाँ पे तुम बोल दो मैं तो नया हूँ, टूरिस्ट हूँ, मुझे आपके इस रूल के बारे में पता नहीं था। भाई पढ़ के जाया करो, ऐसा साफ साफ लिखा होता है जब आप पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई करते हो। तो भाई अभी एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जो सिंगापुर के लोग हैं किसी भी देश में मुंह उठा के चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। हर देश का ETA फॉर्म, हर देश का वीज़ा, हर देश का ऑन अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, अब सिंगापुर के लोग जब इंडिया आते हैं ना, उनको $30 की फ़ीस और वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, तब सिंगापुर के लोग आ सकते हैं भाई। और ऐसा नहीं है कि सिंगापुर के लोग US से ऐसे ही मुंह उठा के आ जाएंगी। हर देश के नागरिकों के लिए हर एक देश की अलग गाइडलाइन होती है, उनके रिलेशंस को देख के, उनकी हिस्ट्री देख के, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक नोमैडिक करके एक बंदा है, वो इजिप्ट गया, इजिप्ट से वो डिपोर्ट कर दिया गया। उसको उसके पास था शायद न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया कहीं का कोई स्ट्रॉन्ग वीज़ा था, और भाई वो गाइडलाइन अच्छे से पढ़ के नहीं गया। ठीक है, कभी भी मोस्टली टाइम पे वीज़ा पे बहुत रेयर कंट्री होती हैं जो आपको मतलब किसी दूसरे देश में एंट्री अलाउड करती हैं ऑन अराइवल वगैरह। कारण बताता हूँ इसका भी क्यों। ठीक है, और ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो भाई आप। ठीक है, ये बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा सा भी गूगल पे उंगलियाँ चलाओगे तो। मतलब जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो ऑन अराइवल वीज़ा पे, या फिर उस स्ट्रॉन्ग वीज़ा का तुम बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हो, तो भाई जो दूसरी कंट्री होती है ना, उसके पास एक्सेस नहीं होता उस वीज़ा को वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है या गलत। तो वीज़ा का मतलब अवैध होता है, मतलब मान्य नहीं होता, अवैध बोल रहा हूँ, मान्य नहीं होता वीज़ा मोस्टली टाइम पे। बट अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है ना, तो उसके ऊपर एक ऐसा सिक्योरिटी कोड सा होता है, कुछ होता है, कुछ टेक्नोलॉजी होती होगी, उसके अंदर वो जूमर से चेक करते हैं क्या वो सही है, क्योंकि वो सील उनको पता होती है, वेरीफाई कर सकते हैं उसको वे देख के कि भाई ये कितना फेक है कितना ओरिजिनल, क्योंकि वो सील बनाना इतना आसान नहीं होता फेक वीज़ा के लिए। तो इस तरीके से स्टिकर वीज़ा की वैल्यू बढ़ जाती है एज कंपैरिजन वीज़ा की। वीज़ा का तो भाई कोई भी प्रिंट बना के ले जाओगा, कोई भी रैंडम नंबर डाल देगा। अब उनके पास है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो किसी दूसरे देश के अंदर वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लें कि ये वीज़ा नंबर डाला इस बंदे का है या नहीं है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अब वो बंदा इजिप्ट गया, उसको पता था कि भाई इस देश के वीज़ा से आप लोग उस कंट्री में जा सकते हो, और जाने के बाद भाई तुम्हारे को उधर का वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। मैंने भी ट्रैवल किया बहुत सारी कंट्री, मैंने इजिप्ट भी ऑन अराइवल वीज़ा लिया था, तो वो भी बंदा वहाँ पे गया। बट उनकी एक ही कंडीशन थी कि भाई तुम हमारे देश में आ रहे हो, इजिप्ट में आ रहे हो, तो तुम्हारे को साथ में एक इन्विटेशन लेटर भी दिखाना पड़ेगा। नॉर्मली वो मांगते नहीं है, बट कई बारी मांग लेते हैं। ठीक है, मेरे से कोई इनविटेशन लेटर नहीं मांगा था, बट हाँ मेरे पास था। तो उस बंदे से इनविटेशन लेटर मांगा तो उसके पास नहीं था। स्टिकर वीज़ा पूछा, उसके पास स्टिकर वीज़ा नहीं था। अब एक बात बताओ, आप उस देश की गाइडलाइन पढ़ के नहीं जा रहे हो, और वो बंदा यार बहुत सारे देश ट्रैवल कर चुका, वो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकता, फिर भी उस बंदे ने वो मिस्टेक की। ठीक है, वो इसलिए वहाँ पे भाई साहब 1 घंटे के लिए, पता नहीं कितने घंटे के लिए उसको डिटेन कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। भाई जब कोई बंदा इस तरीके से आता है ना, तो हर किसी को लगता है कि भाई हमारे देश के लिए थ्रेट हो सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये कारण था भाई उसका डिपोर्ट होने का। वो बंदा क्यों नहीं पढ़ के गया, क्यों नहीं उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए इस तरह की, क्यों गया भाई वो इस तरीके से। और वहाँ से डिपोर्ट हुआ तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। इंडियन सिटीजन के साथ ऐसा होता है। अब भाई वही है कि तेरे जो भगत हैं वो मैंने गाल देना होंगे बेफालतू में, क्योंकि वो अनपढ़ है, अपना दिमाग चला नहीं सकते। और जो लोग कमेंट करते हैं ना किसी वीडियोज़ पे, मोस्टली टाइम पे वो लोग भाई अनपढ़ होते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं मतलब होता, बस वो कीबोर्ड वॉरियर होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, उनका जो मतलब मेंटेलिटी होती है लोगों को गालियाँ देने के लिए, वो इसलिए आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेन मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अगर तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम होती है ना, उसके पीछे भाई एक रीज़न तुम भी होते हो। ठीक है, तुम्हारे साथ अगर कुछ भाई किसी कंट्री में हार्ड सिचुएशन होती है तो उसके तुम भी जिम्मेदार होते हो। ठीक है, अभी मैं US में आ रखा हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन है कि भाई मुझे वहाँ पे नहीं जाना, और वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ,
फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यूएसए के अंदर, आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस नहीं सकते बगैर परमिशन के। मेरे को नहीं पता हो और मैं उधर घुस जाऊँ, सामने वाला बंदा मेरे को गोली मार दे। यहाँ पे रूल है, अगर तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में तुम्हारी परमिशन के बगैर कोई बंदा अगर घुस गया तो उसको तुम शूट कर सकते हो। मैं घुस जाऊँ, मेरे को मार दे, अब इसका जो ब्लेम है वो किसके ऊपर लगेगा? मेरे ऊपर लगेगा या देश के ऊपर लगेगा या फिर इस देश के ऊपर लगेगा? भाई वो किसी के ऊपर नहीं लगेगा। मेरी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने यहाँ पे रूल अवॉइड किया, मैंने यहाँ पे रूल्स को ब्रेक किया, इसलिए मेरे को गोली लगी। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। बट नहीं, सोशल मीडिया बता देंगे इंडियन सिटीजन मार दिया गया, इंडियन सिटीजन को गोली मार दी। बहुत सारे रीज़न होते हैं भाई, ठीक है। तो किसी भी देश में जाओ तो उस देश के तुम्हारे को रूल्स पता होने चाहिए, वहाँ पे कितनी हद है जिसके अंदर तुम्हारे रहना है वो तुम्हारे को पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है यूएसए है तो हर चीज़ की फ्रीडम है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का प्राइवेट स्पेस है, हर किसी की अलग प्राइवेसी है, तुम्हारे को रूल्स फॉलो करने होते हैं। और भाई अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो भाई लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भाई किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहा। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है और तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और उसके जिम्मेदार तुम हो, तो भाई प्लीज़ भारत देश को बदनाम मत किया करो। भारत देश की भाई साहब इतनी धज्जियाँ मत उड़ाया करो बेफालतू में। मतलब ये गलत इंप्रेशन जाता है जिससे भाई साहब बहुत सारे बाहर के देश फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अभी रिसेंट अपनी वॉर सिचुएशन थी तो उस टाइम पे भाई साहब कितने सारे पाकिस्तानी लोगों ने हमारे वीडियोस यूज़ कर करके हमारे को डिफेम किया। और वहाँ के लोगों के पास तो भाई है ही काम यही कि भाई इंडिया के कुछ वीडियोस में जाके कमेंट करना है, ख़राब कमेंट्स करने हैं, जिसकी वजह से भाई साहब वो ये दिखा सके कि इंडिया कितना ख़राब है। तुम देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोगों के कमेंट आते हैं, वो सभी बिना प्रोफाइल फ़ोटो के होते हैं। वो सभी भाई साहब उनके फॉलोवर कुछ नहीं होते, वो बस फॉलोइंग होती है उनकी। नहीं मतलब वो फॉलो कर रखे होते 2-2 हज़ार बंदों को, उनके फॉलोवर पोस्ट एक भी नहीं होती, क्योंकि भाई वो फेक अकाउंट होते हैं। और उन लोगों के पास इतना खाली टाइम है भाई, वो इतने सारे अकाउंट बना के, एक बंदा 10-10 अकाउंट बना के कमेंट कर रहा होता है, सभी को रिप्लाई कर रहा होता है। नॉर्मली किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो भाई ऐसे वीडियोज़ तुम क्रिएट करते हो तो हमारे देश को एक बड़े लेवल पे मतलब जवाबदेही बन जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और भाई ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल भी हो रहे हैं, कुछ भी व्यूज़ के लिए कुछ भी चला दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो लास्ट में यही कहूँगा भाई, प्लीज़ ऐसे मत किया करो, ठीक है। थोड़ा सा देखा करो यार, अपना ही देश है। अगर बाहर की दुनिया की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाहर के लोग तो भाई वीडियो क्रिएट करेंगे, उनको तो हम रोक नहीं सकते। बट भाई तुम तो ऐसा मत करो ना, तुम तो अपने देश की अच्छी साइड दिखाओ ना। दूसरे जो लोग हैं, दूसरे देशों के जो लोग हैं, वो तो बैड साइड दिखा ही रहे हैं, तुम अच्छी साइड क्यों नहीं दिखा सकते? तो ये चीज़ है भाई। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी सारी मैंने बातें बताई हैं, डाटा शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप अगर डाटा वेरीफाई करना चाहो तो भाई गूगल पे अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हो। बाकी मैं इसमें यही कहूँगा, ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको काफ़ी हद तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तुम्हारी जो भी एडवाइस, ओपिनियन या फिर गाली देनी हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।